तो फिर डिस्कस करते हैं टेस्ट नंबर 5। और ये काफ़ी जो ये हमारे टॉपिक है यहाँ पर हमने जो डिस्कस किए, एक तो आर्ट एंड कल्चर है हिमाचल प्रदेश का, साथ में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। क्वेश्चंस और टेम्पटेशन जो हमने रखी पूरे के पूरे 200 क्वेश्चंस हैं इसमें, और ऑलमोस्ट हमने कवर भी किए हैं। साथ में फैक्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट है 9 से 12 का। सबने 9 से 12 ही टेस्ट अटेम्प्ट किया है ना? यस सर। यस सर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। देखो, एक बात ध्यान रखना, प्रीलिम्स की ना कोई तैयारी नहीं होती कभी नहीं, चाहे वो एचएस प्रीलिम्स हो, चाहे वो यूपीएससी प्रीलिम्स हो, या फिर अलाइड प्रीलिम्स हो, कोई भी। क्योंकि प्रीलिम्स में कुछ पता नहीं होता है कहाँ से आ जाएगा। तो सबसे बेस्ट ये होता है कि आप लोगों की वो आदत बन जानी चाहिए कि 9 से 12 एक टेस्ट करना ही करना है। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये करंट बेस्ड क्वेश्चन था, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। ये सबका सही हुआ है, प्रागपुर विलेज का ये टॉपिक। यस सर। ओके, ये करंट बेस्ड टॉपिक है। और सोर्सेज अभी तक मुझे सिर्फ, मैं टू बी ऑनेस्ट कहूँगा, ब्लोखरा की तरफ मैंने नहीं अभी फोकस किया और ना मैंने अभी वो देखी। बट लेकिन मैंने ये जरूर नोट किया कि जो गवर्नमेंट साइट्स पे डाटा है ना, एक तो वो सरकारी डाटा है, वैलिड होता है। दूसरा, मुझे ये लगता है कि अगर वही पढ़ेंगे तो इनफ होगा। तो ये क्वेश्चन वहां से किसी का गलत तो नहीं हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन किसी ने इसमें तुक्का तो नहीं मारा था? फर्स्ट क्वेश्चन में किसी ने तुक्का तो नहीं मारा था? सबका सही है ना? एग्जैक्ट ईयर सबको याद था? ये जो 1997 ईयर है ये सबको याद था ना? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है जमखाड़ा इज अ पॉपुलर डांस। किसी को पता है कांगड़ा से है कोई, किस तरह का डांस होता है ये, कोई बताएगा? सर ये गर्ल्स का फोक डांस होता है, ये मतलब कांगड़ा हमीरपुर हमीरपुर रीजन जो है वहां पर होता है ना। हाँ जी। इसमें लड़कियां जो जो लड़की जो एक लड़की की शादी होती है वो दिखाई जाती है इसमें पूरी। ओके, मतलब लड़की की शादी के बारे में पूरा जो है वो एक तरह से परफॉर्म किया जाता है। बस जो जो सारी रस्में होती है ना, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो सारी दिखाई जाती है इसमें। ठीक है, ओके। उसके तो इसे ये, जमाकड़ा कहते हैं। हाँ जी। थर्ड क्वेश्चन, ये जो रघुनाथ आइडल है, ये जो है वो लेकर आए थे अयोध्या से कुल्लू में। ये सबका सही है। और कौन राजा लेकर आया था ये? राजा का नाम क्या? जगत सिंह। हाँ जी। जगत सिंह। एग्जैक्टली राजा का नाम जगत सिंह शायद, जगत सिंह नहीं, पर्सन का नाम था दामोदर दास। दामोदर, दामोदर समथिंग नाम था उस राजा ने पर्सनालिटी का जो ये राजा ने लेकर आए बोला थे। था ना सर। हाँ जी। राजा जगत सिंह इधर था। राजा राजा जगत जगत सिंह सिंह। थे ना जो पर्सन। हाँ, राजा ये सर जगत सिंह उन्होंने थे जो पर्सन लेने आ गया था, उनका नाम था दामोदर दास। ओके, लेकर कौन आया था, जगत सिंह या फिर दामोदर? दामोदर दास। दामोदर दास। दामोदर दास लेकर आया था वही। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है लवी फेयर वाला। लवी रामपुर का है, और रामपुर में अभी हमने देखा, और ये रामपुर अभी जैसे हमने पढ़ रहे हैं ना रामपुर, तो न्यूज़ आप लोग पढ़ते होंगे, क्लाउड ब्रस्ट को साथ में पढ़ लेना। वो एक मेंस का 100% का टॉपिक है, गारंटीड है। मतलब एचएस में भी मेरे को लग रहा आएगा ही आएगा। और साथ में ये चांसेस तो हैं अब इसमें भी बनते हैं, लाइट में भी, क्योंकि जो रामपुर में इंसिडेंट हुआ और उसके बाद अभी क्लाउड ब्रस्ट और लैंडस्लाइड, तो ये दोनों टॉपिक्स को आप साथ में पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर से कनेक्ट करके। जैसे अगर आज का द हिंदू देखोगे, तो जो वेनार्ड में है ना, तो वेनार्ड के में उन्होंने पूरे रीजंस बता रखे हैं कि क्यों जो है वो हुआ है और उसके क्या सोल्यूशन है, वो सब उन्होंने बता रखा है। ये लवी जो ट्रेड फेयर है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत क्यों है? सर ये 3 डेज का फेयर होता है, 11 to 14, मतलब 4 3 4 डेज का। ओके, हाँ, 3 दिन का फेयर होता है। सबका सही है क्वेश्चन? मेरा गलत है सर। हाँ जी। मेरा गलत था सही। आपने दोनों अटेम्प्ट किए, यस मतलब सर। ऑप्शन सी? यस सर। ओके, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये एचपी मैक्सिमम खेलते हैं, क्योंकि इन्होंने एक बार रेणुका जी फेयर को भी इस तरह से ही पूछा था लिंक करके, तो मैंने थोड़ा वहां से इसको थोड़ा सा कनेक्ट करके ये क्वेश्चन बनाया था। देन उसका फिफ्थ क्वेश्चन है, नलवाड़ी फेयर वाला। सबका सही है ये?
इसके बारे में हम पहले भी एक बार चर्चा कर चुके हैं क्लास में। सर इसमें डाउट था, जैसे सर ये गोविंद सागर तो ये लोहनू ग्राउंड में होता है ना, जैसे हाँ जी। जो नलवाड़ी फेयर है वो हमारा लोहनू ग्राउंड में होता है, जैसे बिलासपुर के। हाँ, ऑन द शोर ऑफ गोविंद सागर है ना, फिर ये शोर मतलब उसका किनारा, तो किनारा कहीं भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। सबसे पहले तो इनकरेक्ट का भी ध्यान रखना, करेक्ट इनकरेक्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है। तो ये जो इनकरेक्ट है, इसमें ये दोनों स्टेटमेंट्स किसने, सबका सही है वैसे क्वेश्चन है। यस सर। ये ऊपर नीचे है, जो आपका बन थारा है ये मंडी रीजन में आ रहा है, और झांकी एंड हर अंतर ये जो है वो चंबा में आता है। देन उसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन, पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये थोड़े ऐसे तो नहीं लगे, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं लगे ये, या फिर ऐसे तो नहीं लगे बहुत, मतलब क्योंकि मैंने इनको इसलिए यहाँ पर डाला क्योंकि अगर आप यहाँ से इनको याद करते हो तो आपको पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग मेंस में लिखने के लिए मिलता है। तो अगर ये टॉपिक भी हमें पढ़कर हमें याद रहेगा तो थोड़ा जो है वो माइंड प्रिपेयर हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन सबके सही है, कोई अटेम्प्ट ना मतलब अटेम्प्ट ना किया हो। सर मेरा 7th वाला गलत है, मतलब मैंने ए किया था, वो मुझे डाउट था इसमें। ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो, अभी आप लोग एचएस की भी तैयारी करोगे ही करोगे, ठीक है। अब जैसे इन्होंने पैटर्न चेंज किया है कि 8 में जो है वो ये 150 वर्ड ले जा रहे हैं। पहले तो 60 वर्ड में हो जाता था, तो टेम्पल स्ट्रक्चर जो होता था, लाइक फगोड़ा स्टाइल, ठीक है, नगरा स्टाइल, ये पैंट्रूफ स्टाइल, ये जो है वो 60 वर्ड्स में पूछ के कंप्लीट हो जाते थे। अब जो है यही कंसेप्ट, क्योंकि सिलेबस तो सेम है, हो सकता है कि ये क्या करे, इन्हीं को ही 8 नंबर में बना दे और फिर हमारे पास कंटेंट ना बचे लिखने के लिए। तो इनको थोड़ा अभी से डेप्थ में पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अभी आप फैक्ट याद कर रहे हो, और अगर फैक्ट के साथ कंसेप्ट भी थोड़ा और अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, लाइक डायग्राम साथ में बना दिया, तो इससे आपको मेंस के लिए भी नंबर अच्छे मिल सकते हैं। देन उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन, राजपूत ईरा वाला, ये सबका सही है। 10th क्वेश्चन, ब्रोंज आर्ट वाला, चंबा ब्रोंज आर्ट, ये यस सर। कम्युनिटी। हाँ जी, सबका सही। नेक्स्ट उसके बाद 11th क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट पेंटिंग इन मंडी स्टाइल, जो है वो जो आपका ये केशव सेन है, इन्होंने जो है वो की थी, डिसिप्ट की थी। और सोनी महिल, जो सोनी महिवाल है, इज एन एक्सीलेंट वर्क ऑफ सरदार सोबा सिंह। सरदार सोबा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पर है। सर अंद्रेटा। अंकिता कांगड़ा। अंद्रेटा कांगड़ा। कौन से ईयर में बनी थी ये, फाउंडिंग ईयर किसी को पता हो। प्रीलिम के लिए तो ईयर याद रखने बहुत ज़रूरी है, आप लोग तो हिमाचल मुझसे ज़्यादा पढ़ चुके हैं, और ये ईयर वगैरह बहुत वैसे तो देखो, अगर आप जनरल हिमाचल पढ़ोगे ना, तो ऑलमोस्ट अगर आपको ईयर नहीं भी याद है तो भी चल जाएगा। बट लेकिन छोटे छोटे एग्जाम्स में या लाइट में तो काफ़ी बनते भी चांसेस इस तरह के। अच्छा ये फगोड़ा स्टाइल वाला टेम्पल स्ट्रक्चर, ये सबका सही है। इसका आंसर क्वेश्चन में ही था, यहीं पे ऊपर वाली स्टेटमेंट में। उसके बाद 13th क्वेश्चन, फ्लैट रूफ्ड टेम्पल, सबका सही। पेंट रूफ स्ट्रक्चर, ये वाला 14th क्वेश्चन। भशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये वाला जो है ना, भशोली स्कूल ऑफ आर्ट, ये सबका सही है वाला क्वेश्चन। राजा कृपाल सर मैंने पापा। अटेम्प्ट नहीं किया 15। ओके, क्यों मैम, कहाँ सेकंड स्टेटमेंट में कंफ्यूज हो गए। सर मैंने पेंटिंग का उतना नहीं पढ़ा था अभी। ओके, पेंटिंग का, ठीक है। 16th क्वेश्चन, कांगड़ा स्कूल ऑफ वाला, ये सेंट्रल थीम जो है वो जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग है उसकी, आई थिंक लव और कृष्णा बेस्ड है, शिवा पार्वती नहीं आती वहां पे। 17th क्वेश्चन, संसार चंद वाला। अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग में ओनली नहीं होगा यहाँ पे, अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग में कृष्णा के साथ और सारे डाइटीज भी इंक्लूड होते हैं। देन 18th क्वेश्चन, पेंट्रूफ, अगेन सेम, इसमें फीचर्स के साथ है उनके, तो थोड़ा ऐसा है कि हमारे जो है वो मेंस बेस तैयारी भी साथ में होगी। देन उसका 19th क्वेश्चन सबका सही है।
20th क्वेश्चन, बिलासपुर जो ये वो डिवाइड द डायलेक्ट स्पोकन इन बिलासपुर इनटू 6। इसका ए ऑप्शन नहीं है, हाँ जी इसका ए ऑप्शन नहीं था। मैम, इसका बी है आंसर। बी। हाँ, ये मैंने टिक किया है जस्ट लाइक, इसका आंसर बी है। आपने अटेम्प्ट ए किया है? हाँ यस सर। ओके, इसको मतलब एक बार काउंटर चेक कर लेना, पर वैसे मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर बी है। देन 21st क्वेश्चन, भोटी डायलेक्ट हैज़ इट्स ग्रामर, और उसका अपना ग्रामर है। और दूसरा जो लाहौली इज कंसिडर्ड टू बी अ सब डायलेक्ट ऑफ गहरी। ये बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में है, अगर इन डेप्थ में ज़्यादा भी क्वेश्चन आता है तो इजीली हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन है इस बार जो पीजीटी वाले एग्जाम्स है उसमें पूछे गए थे। देन उसके बाद 22 क्वेश्चन, ये सबका सही है। 23rd, अच्छा मैम, आपने ये सोचकर अटेम्प्ट किया होगा इसका, इंडिया लिंग्विस्टिक सर्वे बुक रिटन बाय द जीए गैरिसन। टंकरी स्क्रिप्ट जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ लिखी जाती है। उसके बाद 24th क्वेश्चन, शिरगुल देवता वर्शिप ओनली इन सिरमौर, और कहाँ पे वर्शिप किया जाता है साथ में? अपर शिमला हिल्स। अपर शिमला, तो यानी कि शिमला डिस्ट्रिक्ट भी साथ में इंक्लूड हो रही है। सर इसमें जो बी ऑप्शन है सर वो सही किया हुआ है ना? हाँ जी, सर उसमें जैसे त्रिलोकपुर रीजन की बात करी, सर त्रिलोकपुर रीजन तो हमारा सिरमौर में आता है, और जैसे हम अगर त्रिलोकीनाथ होता तब हमारा आंसर हो सकता था ये। एक मिनट, क्या समझा नहीं मैं सर? सर ये जो त्रिलोक यहाँ पर अवलोकेश्वर बुद्धिस्ट सेंटर जो था ना, हाँ जी, वो सर उदयपुर उदयपुर रीजन में आएगा ना, उदयपुर जो लाहौल स्पीति का जो त्रिलोकीनाथ का मंदिर है, हाँ जी। वहीं उनकी एक मूर्ति है। तो सर यहाँ से त्रिलोकपुर रीजन लिखा है, त्रिलोकपुर रीजन हमारा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहां तो सर बुद्धिज्म का इतना रोल है नहीं, तो मेरे अकॉर्डिंग से गलत होना चाहिए, डी ऑप्शन होना चाहिए इसका। ओके, चलो मैं इसको चेक कर लूँगा फिर, शायद ये एक बार इसको कंफर्म कर लूँगा मैं, और ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 ना, इसको ठीक है। 25th क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि ये त्रिलोकपुर रीजन एक उधर वाला भी हो। नहीं सर, यहाँ त्रिलोकपुर जो हमारा रीजन है वो यही है, जो जहाँ पर सर जो माता बाला सुंदरी टेम्पल जो है वहीं पे है ना त्रिलोकपुर में। ठीक है, मैं इसको एक बार देख लूँगा, अपने सोर्सेज में एक बार चेक कर लूँगा। देन 25th क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ द कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग? लॉर्ड कृष्णा एंड राधा। ओके, 25th क्वेश्चन, द ग्रेट पेंटर निकोलस रोएरिच कहाँ से आए थे? रशिया। रशिया, तो इटली तो नहीं होता है। देन उसके बाद 27th क्वेश्चन, करंट बेस्ड है थोड़ा सा, लेकिन आई थिंक शायद सबका सही होगा ये तो। 28th क्वेश्चन, लवी फेयर। ये वाला स्टेटमेंट पूछ रखी है एक बार एग्जाम में, रेणुका फेयर रिगार्डिंग है ना ये, कि इट स्टार्ट 10 days आफ्टर द दिवाली। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए ये ध्यान रखना कि फेयर्स पे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 10 दिन बाद हो रहा है, 5 दिन बाद हो रहा है, पहले हो रहा है, कब हो रहा है। तो इसलिए इस तरह से भी फेयर्स को पढ़ना, क्योंकि नॉर्मली तो याद रहेगा कि सिरमौर का फेयर है, और कौन सी जो ऋषि है उनके साथ लिंक करता है मेनली ये। परशुराम सर। क्योंकि वो अपनी माता से मिलने जाते हैं ना, आई थिंक शायद देवता की फॉर्म में मिलते हैं, ऐसा कुछ भी है इसमें। देन 29th क्वेश्चन, नगनी फेयर हेल्ड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये स्टेटमेंट गलत क्यों है, कहाँ पर होता है ये? एक कांगड़ा में होता है। कांगड़ा में होता है, ठीक है। 30th क्वेश्चन, 31st क्वेश्चन। सर 30th क्वेश्चन जो है सर, इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारी, हाँ जी, सर इसमें से जैसे हमने लिखा है कि काली टेम्पल जो ताराना हिल में है, वो तो सर उसी में है ना, क्या बोलते हैं, डोम स्टाइल में। लेकिन जो जो शिव टेम्पल है सुजानपुर टेरा में, वो हमारा फ्लैट रूफ स्टाइल में आता है। ओके। द एग्जाम्पल ऑफ द इंडो मुगल स्ट्राइक, इंडो मुगल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि कुछ फीचर्स उसके उनके उसमें इंक्लूड हो रहे हैं? सर जो इंडो मुगल स्टाइल है सर, वो डोम स्टाइल है ना, मतलब जो डोम स्टाइल से हमारे जो देवी टेम्पल है, चामुंडा माता का मंदिर है, हाँ जी, ज्वाला जी मंदिर है, सर वो डोम स्टाइल है सारे। लेकिन सर जो सुजानपुर का मंदिर है, जैसे मैं सुजानपुर का ही हूँ सर, तो वो मंदिर फ्लैट रूफ है। ओके। तो यहाँ पर मतलब ये आपके अकॉर्डिंग दैट मीन्स कि जो शिवा टेम्पल है वो यहाँ पर नहीं होगा, वो इंक्लूड नहीं होगा इसमें।
यस सर, वो शिवा टेम्पल नरदेश्वर टेम्पल को बोलते हैं। ओके, ठीक है, मैं इसको देख लूंगा एक बार। यस 30th क्वेश्चन, a mixture of drone and dome and the nagara type of temple which exist in Himachal Pradesh in the medieval time is known as Indo-Mughal style। ठीक है, मिक्सचर ऑफ द डोम एंड नगरा, इन दोनों का मिक्सचर हो गया, वो इंडो हो गया। ठीक है, अब इसमें जो एग्जाम्पल ऑफ द लॉर्ड है, ठीक है, मैं इसको चेक कर लूंगा। ये ऐसा हो सकता है कि एक एग्जाम्पल जो पहला वाला टेम्पल आ रहा है वो डोम का आ रहा है, दूसरा वाला जो है वो नगर, दूसरा वाला नगर का सब टाइप हो गया ना, पेंट्रूप। मैं इसको एक बार कंफर्म कर लूंगा सेकंड स्टेटमेंट को। ठीक है, इसमें आई थिंक ये शिवा सर, वाला वो तो नहीं। हाँ जी, जो शिवा टेम्पल है उसको नरदेश्वर टेम्पल बोलते हैं ना। हाँ जी, जो हमने पीछे एग्जाम्पल पढ़े थे वो सारे से वो फ्लैट रूफ स्टाइल में है, मतलब। ठीक है। 31st क्वेश्चन, वॉइस रॉय लॉज के रिगार्डिंग, ये सबका सही है। यस सर। 32, तबो मॉनेस्ट्री, ये जो मॉनेस्ट्री है, दिस मॉनेस्ट्री इज लोकेटेड इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इज वन ऑफ द मोस्ट स्पिरिचुअल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द वर्ल्ड। तबो मॉनेस्ट्री कहाँ पर है? तो स्पीति वैली में है ये। मतलब लॉरेंस स्पीति में, नॉट इन किन्नौर। हम्म। देन 33rd क्वेश्चन, हिडिंबा देवी टेम्पल के बारे में सारी की सारी स्टेटमेंट सर दो। इसमें 37 क्वेश्चन है सर। इसमें जो सर बी ऑप्शन में ठीक किया हुआ है सर, इसकी डेट है 996 एडी है। यस सर। 32 में यस सर। यस सर, 9 कितनी है? 96। 996। 996, ओके। चलो मैं ये, यस सर। क्योंकि अब ये डेट्स के रिगार्डिंग तो मैं ये कहूँगा कि ये मैक्सिमम हर जगह अलग अलग दी होती है, हर बुक में मैक्सिमम जगह पे, तो इसके रिगार्डिंग कंफर्म कर लूँगा इसको एक बार। 32 भी ना, 24 हो गया। एक एक मिनट लिख लेता हूँ मैं इनको साथ में। 24th, 30, 32, 996 बोल रहे हो आप इसमें, ठीक है। यस सर। ओके, 33rd क्वेश्चन हो गया। 34th क्वेश्चन, मसूर रॉक कट पेंटिंग, इसमें तो सही है। इंडो आर्यन नगरा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर एंड लोकेटेड इन द चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत है। कहाँ पर है ये मसरूर रॉक का टेम्पल? कांगड़ा। कांगड़ा। ओके, 35th क्वेश्चन, सारे स्टेटमेंट सही है कांगड़ा फोर्ट के रिगार्डिंग। और कांगड़ा फोर्ट पे ना नोट भी लिखने को आ सकता है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना। कालका शिमला रेलवे लाइन, ये जो नैरो गेज है, ठीक है, नैरो गेज है, ब्रॉड गेज है? नैरो गेज है सर। नैरो गेज है। एरो। 96 किलोमीटर है इसकी लेंथ टोटल। और कितनी टनल्स है इसमें? अभी सर 102 है, पहले 103 थी। हाँ, अब पहले 103 थी लेकिन अभी 102 है इसमें, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी टनल कौन सी है? बरोक टनल। बरो। बड़ोक टनल। बड़ोक टनल की लेंथ कितनी है, पता है किसी को? 1.2 समथिंग, 1.2 किलोमीटर समथिंग। और 3 मिनट लगते हैं टनल के अंदर, मतलब ट्रेन जब क्रॉस करती है तो उसको मतलब निकालने के लिए बाहर 3 मिनट पूरे। इसमें 18 स्टेशंस हैं। अभी 18 स्टेशंस ना वेरी करते हैं, क्योंकि बीच में कुछ एक स्टेशंस बंद भी कर दिए हैं, तो अभी जो गवर्नमेंट सोर्सेज है वहाँ पर अपडेट नहीं कर रखा है। लेकिन वैसे इसमें अभी जो सरकारी सोर्सेज है उसमें 18 स्टेशन ही है। और ये बड़ोक के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी भी है। प्लस साथ में यहाँ पर एक इंडियन का पहाड़ी का नाम भी आता है, उसका नाम क्या था पता है किसी को? बाबा बलपुराम। बाबा भलकू, उन्होंने किया था इसका सर्वे। उन्होंने पहले जो ये बड़ोग था, ये जो दोनों साइडें मिला नहीं पाया था टनल की, लेकिन भलकू ने सर्वे किया था देन। और वो पुरानी टनल अभी भी बंद है, जो वो भी एग्जिस्ट करती है। वो जो अभी जो टनल वर्किंग में है उससे थोड़ी सी दूरी पर है। 37th क्वेश्चन, 38th क्वेश्चन, ओके। इसके बाद ये बिल्कुल आर्ट एंड कल्चर बेस्ड हो जाता है, मोनेस्ट्री से रिलेटेड है। और इसमें एक फैक्ट, एक क्वेश्चन और है यहाँ पे। 40th क्वेश्चन सबका सही है ये? 41st,
महाराजा संसार चंद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनकी डेथ कौन से ईयर में हुई थी, किसी को याद है? 1824 18 24 1824। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये राजा, इनको पढ़ना, इनको याद करना, क्योंकि एक बात ध्यान में रखना, मतलब ये हिस्ट्री का एक कंसेप्ट है। जब भी कोई राजा पावरफुल होता है ना, तो वो हमेशा एक्सपेंशन करता है। कोई भी राजा होगा अगर वो पावरफुल है तो वो हमेशा एक्सपेंशन करेगा। अब जो संसार चंद थे, इन्होंने भी एक्सपेंशन किया। पहले इन्होंने प्लेन्स की तरफ जाने की कोशिश करी, देन महाराजा रंजीत सिंह ने इनको रोक दिया। देन उसके बाद इन्होंने पहाड़, मतलब जो पहाड़ी हिल स्टेट्स थी उनकी तरफ कोशिश करी। देन बिलासपुर के राजा के साथ इनका कन्फ्लिक्ट था। फिर उसके बाद गुरखाज आ गए। गुरखाज के डर से मतलब इन्होंने जो है वो रंजीत सिंह की हेल्प मांगी, और इस तरह से जो है वो कांगड़ा फोर्ट किसके पास चला गया? महाराजा रंजीत सिंह के साथ। कौन से ईयर में जो है वो महाराजा रंजीत सिंह ने जो है वो कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर कर लिया था? 1809 1809 में। और ये एक बैटल हुई है, जो एंग्लो गुरखा वॉर है, वो कौन से ईयर में हो रखी है? ट्रीटी ऑफ सगोली। 1814-15 के बीच में। 1814-15, एक ट्रीटी ऑफ सगोली हो रखी है ना, वो कौन सी ईयर में हो रखी है? 1816। डेट याद है किसी को? ट्रीटी ऑफ सगोली की डेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलाइड में पूछ सकते हैं, तो इसलिए हमें इसको साथ में याद रखना है। 4 मार्च 1816। देन उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इनकरेक्ट होना था वैसे ये। कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज अ सिंथेसिस ऑफ इंडिजीनियस मुगल आर्ट ओनली। इट कंबाइन itself it combines in itself what is best in the literature and art and music। तो ये फैक्ट याद रखना कि कोई भी अगर पेंटिंग है, मेंस में भी आपको लिखने के लिए बन सकता है, जैसे पेंटिंग स्ट्रक्चर होता है, तो वो जनरली पेंटिंग हो गया, थिएटर हो गया, या कोई भी नुक्कड़ वाले प्ले हो गए, ये वही चीज़ दिखाते हैं जो हमारी सोसाइटी में चल रही है। जैसे अगर आपने देखा होगा कि आजकल नुक्कड़ जो प्लेज होते हैं, शिमला में तो काफ़ी होते हैं, और अभी तो हर एक जगह देखोगे आप इस तरह के प्लेज हिमाचल में चल रहे हैं, तो वो ड्रग्स के ऊपर ज़्यादा हो रहे हैं। तो मतलब क्या है कि ड्रग्स हमारी सोसाइटी को इफेक्ट कर रहा है। तो सिमिलर एज ऐसा ही होता है कि अगर उस टाइम की पेंटिंग के बारे में बताया जा रहा है, मेडिवल, अगर इंडिया की पेंटिंग के बारे में है, मेडिवल हिस्ट्री की अगर पेंटिंग है, तो उसमें मेडिवल के रूलर्स, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो सिख हो, उन तीनों का जो है वो वहां पर सिग्निफिकेंस रहेगा, सिंथेसिस रहेगी। तो इसको हम थोड़ा सा ब्रॉड परस्पेक्टिव में भी समझकर जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। देन उसके बाद 44th क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है, गुलेर स्टाइल जो है वो पेंटिंग के रिगार्डिंग। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि गुलेर वाला रीजन है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? कांगड़ा सर। कांगड़ा में, ठीक है। और इसकी जो सेकंड स्टेटमेंट है, मोस्ट ऑफ द पेंटिंग प्रोड्यूस्ड अंडर द राजा गोवर्धन सिंह हाउएवर आर डिवोटेड टू द शिवा लेजेंड। जो ये गोवर्धन सिंह था, ये शिवा का डिवोटी था। गुलेर स्टाइल ऑफ पेंटिंग से लिंक करते हैं इसको। हाँ जी, वैष्णविज्म हाँ, इन्वॉल्व था ना ये। विष्णु जी। देन उसके बाद नेक्स्ट है 45th क्वेश्चन, ये बोथ करेक्ट स्टेटमेंट। देन उसके बाद 46th क्वेश्चन, जो मसरू टेम्पल है इज सर ये 45 जो है ना सर, इसमें बताना एक बार। ओके, क्या ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? पहाड़ी ब्रॉन्ज डिस्कवर्ड फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एज वेल एज नोन फॉर द एलिगेंस एंड द डिलाइटफुल रेंडरिंग द कॉन्ट्रास्ट। इसमें क्या हुआ स्टेटमेंट, ठीक है, पहली। देन उसके बाद देयर इज अ फाइन ब्लेंडिंग ऑफ गांधारा एंड द गुप्ता एलिमेंट इन द अर्ली ब्रॉन्ज वेयर एज दोज ऑफ द मेडिवल पीरियड डेसिप्ट आर्ट ट्रेडिशंस ब्लेंडेड विद गंधारा कश्मीरी एंड प्रतिहारास। देखो, ये वही फैक्टर यहाँ पर अप्लाई होता है। देखो, पहाड़ी ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मतलब एक तरह से जो ये कल्चर फेज होती है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर ये कहा गया कि जो सोसाइटी है, या सोसाइटी या फिर जो कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर है, उसमें जो इन्फ्लुएंस है वो गंधार की कैसे है,
क्योंकि कुछ एक रीजन जो है वो कश्मीर के फैक्टर में भी आता है। अगर हम हमारे मैप को बनाएं इस तरह से, ठीक है, तो ये पूरा रीजन जो है वो कहीं ना कहीं गंधार के उसमें इंक्लूड किया जाता है एंशियंट टाइम में, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद गुप्ताज की इन्फ्लुएंस भी है, क्योंकि गुप्ताज ने इसको कंट्रोल किया। और उसके बाद कश्मीरी फैक्टर भी यहाँ पर अप्लाई हो जाता है, साथ में प्रतिहाराज का भी, क्योंकि इन सभी ने जो है वो कंट्रोल कर रखा है रीजन को, तो यहाँ पर इनकी इन्फ्लुएंस रहती ही है आर्ट एंड ट्रेडिशन में। ये थोड़ा मेडिवल हिस्ट्री से लिंक करता है, इसलिए मैंने आपको बताया कि जैसे अगर मान लीजिए जैसे ग्रीक आर्ट को लेकर चलते हैं एक। अब सबसे पहले बुद्धा के, गौतम बुद्ध के बारे में अफगानिस्तान में जो ये गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है इसमें पता चलता है। यहाँ जो है वो सबसे पहले जो है वो मेंशन कर रखा है गौतम बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्धा के जो है वो आइडल्स के बारे में, जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है। तो वहीं से ये तो उसी तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो ग्रीक की इन्फ्लुएंस हुई ना वहां पर, तो सिमिलर ऐसे है कि इन सब की इन्फ्लुएंसेस इसमें रहती है। सर जैसे हम वो पढ़ते हैं कि सर जैसे वो मेरू वर्मन था, उसने अपने टाइम पे टेम्पल्स बनवाए थे। हाँ जी। तो सर उसने जैसे ब्रोंज की जो मेडल वो थे ना स्कल्पचर्स वो बनवाए थे अपने उसके आर्ट, जो उसका वो था, गुगा क्राफ्ट्समैन था। हाँ जी। तो सर उसने जो बोलते हैं उसका जो रेफरेंस था सर, वो ललित आदित्य मुक्तेपीड़ जो कश्मीर का रूलर था, हाँ जी। वो उससे लेता था। तो वो 7th सेंचुरी में सर वो एंशियंट पीरियड में आया ना फिर। तो सेवन सर उसमें सेंचुरी नॉट मेडिवल इन में कैसे एंशियंट। आएगा मतलब? नहीं नहीं नहीं, देखो वैसे पीरियड डिवीजन 6 सेंचुरी तक ही है एंशियंट की। जो एंशियंट हिस्ट्री है वो 6 सेंचुरी अच्छा, उतनी तक ही है। उसके बाद मेडिवल शुरू ठीक है होती सर। है 6 से लेकर 17 तक। लेकिन ना ये अलग अलग फैक्टर में डिवाइड किया कि कोई हिस्टोरियन कहता है कि गजनबी के आने से जो है वो एंशियंट हिस्ट्री खत्म होती है, कोई 6 सेंचुरी में खत्म कर देता है। क्योंकि मेन फैक्टर यहाँ पर वो आता है ना कि गुप्ता अंपायर और उसके बाद हर्षवर्धन, ये दोनों एंड होता है इनका। तो 6 सेंचुरी के बाद जो है वो यहाँ पर 7th में अब जो फ्यूडलिज्म जब है ना, फ्यूडलिज्म का कंसेप्ट आता है ना, राजपूत फेज, तो यहाँ पर वो आता है ये इसमें। क्योंकि मेन तो यहाँ पर यही है ना कि रीजनल जो है वो लीडर्स राइज कर रहे हैं। ठीक है सर। देन उसके बाद 46 क्वेश्चन मसूर वाला, ये अलोरा और अजंता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। 47 क्वेश्चन दोनों करेक्ट है इसमें। फर्स्ट रेडियो स्टेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन शिमला, ईयर याद है किसी को? ईयर भी पढ़ लेना इसका। देन उसके बाद 48 क्वेश्चन, इसमें ये वाला बताओ, जो ये मणिमहेश जो लक्षणा देवी टेम्पल है इज इन इंडो आर्यन नगर स्टाइल। पेंटल स्टाइल। और चंपावती टेम्पल ऑफ चंबा इज बिल्ड इन ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ गांधारा। चंपावती टेम्पल कौन से उसमें है? चंपावती तो मुझे भी नहीं पता ये। शिखर स्टाइल में होगा शायद ये, अगर रीजन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो। देन उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ मैरिज सिस्टम इन इंडिया। थग चो पा, ये जो है वो धागा तोड़ने वाला सिस्टम होता है ना, ये कहाँ पर होता है ये? शिवानी शर्मा जी। किन्नौर या लाहौल स्पीति दोनों में से कहीं एक जगह में होता है ये। तो ये तो डाइवोर्स का हो गया। मेरी आवाज आ रही है सबको? गंगवार।
मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। यस सर। जो धरोश है ये भी मैरिज स्टाइल आता है, जिंदफोक भी मैरिज आता है, और फख्तून भी। और सिर्फ एक ही है इसमें जो डाइवोर्स वाला है। देन उसके बाद 50th क्वेश्चन, बिल्ड इन शिखरा स्टाइल, ये वाला सबका सही है। इसमें बहुत हिंट आ गए थे। त्रिलोकीनाथ से ही क्लियर हो जाता, भूतनाथ भी मंडी में है। ओके। देन उसके बाद 51 क्वेश्चन, ये सबका सही है, कथकुनी वाला। 52nd। सर मेरा गलत है सर, ये इसमें सेकंड स्टेटमेंट एक्सप्लेन करना है सर। Okay, this technique is widely used throughout the state for the construction of various typologies of buildings. कथकुनी, ये तो सर सिंपल ही थी, इसको तो यूज किया ही जाता है। वुड एंड रबर जो है हाँ आपको। नहीं, हाँ जी। मतलब सर मेरा कहने का मतलब है कि पूरे हिमाचल में तो नहीं होता सर ऐसे, जैसे जो लोअर एरियाज हैं उसमें तो नहीं इस्तेमाल करते ये चीज। थ्रू आउट, लेकिन इसको पूरे हिमाचल का मतलब ऐसा होगा ना, हम पर्टिकुलर जगह नहीं बोल सकते क्योंकि हिमाचल में भी अलग अलग जगह पे होता है। तो थ्रू आउट बोल सकते हैं हम इसको। अब जैसे दशहरा सेलिब्रेटेड थ्रू आउट हिमाचल प्रदेश या थ्रू आउट इंडिया, अब कहीं पे नहीं भी होता है, तो अब हम इसको ओवरऑल तो इंक्लूड करेंगे ना। ठीक है। 52nd, 53rd, 54th। उसके बाद आता है करंट अफेयर पे। इस बार के करंट अफेयर ठीक थे, टफ तो नहीं थे ज़्यादा। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सेट टू बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू सर्व एज अ ज्यूरी मेंबर एट द पेरिस ओलंपिक। तो सबसे पहले तो पेरिस ओलंपिक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। अब पता है इसमें, अगर देखो इसको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे, तो अभी 2024 के यहाँ कहाँ पर पेरिस में, यानी कि उसमें फ्रांस में हो रहे हैं। आप साथ में एक तो फ्रांस को पढ़ सकते हैं। सर मेरे को एक बात बोलनी थी। हाँ जी। सर आप हिमाचली के अनुसार कुछ बजट के क्वेश्चन भी डाला करो सर, 5-6 प्लीज। अभी इकोनॉमी सेक्शन में आएगा वो। नहीं नहीं सर, ऐसे डाल दिया करो सर प्लीज, नहीं सर, वो मैं पूरा उसके रैंडम अकॉर्डिंग, क्वेश्चन। हाँ उसके अकॉर्डिंग चला हूँ ना, जैसा शेड्यूल में है ना। अभी जो नेक्स्ट टेस्ट है ना उसमें इकोनॉमी है ना, तो उसमें एचपी की इकोनॉमी में बजट की क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि और तो एचपी के सर बजट बजट के में ही लाके नहीं है। होती है। ठीक है। बाकी एक चीज और अच्छा फैक्टर है, देखो अगर आप लोगों चाहते हो उसमें, ठीक है, जो मैंने एचएस की टेस्ट सीरीज बनाई थी, 10 टेस्ट उसमें। ठीक है। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करने है तो उसमें 100 क्वेश्चन, पर अगर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, मुझे बता देना, फिर मैं उसको एक साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में। फिर ठीक है ऐसे सर। क्वेश्चंस हो जाएंगे और प्रैक्टिस करने के लिए। सर ऐसे ना 5 क्वेश्चन आप बजट के डाल देते ना, तो सर पूरा बजट रिवाइज होता रहता है कंटिन्यू, मतलब ऐसे सर एक साथ देंगे ना तो फिर बड़ी ठीक है, मैं आपकी बात को जरूर कंसिडर करूंगा। और अब दिक्कत नेक्स्ट आती टेस्ट है। आई थिंक इकोनॉमी का ही है, 6th टेस्ट। और उसमें उसके बाद जो मिक्स टेस्ट होंगे फिर उसमें बजट होगा ही होगा। बजट सर्वे दोनों इंक्लूड करेंगे उसमें, एचपी का भी और इंडिया का भी, जो इंपॉर्टेंट क्योंकि स्कीम्स उसमें है। सर बहुत ज्यादा स्टैटिक वैल्यू होती है ना। हाँ डोंट वरी, हो जाएगा। देन उस, अच्छा ये वाला क्वेश्चन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 55th क्वेश्चन, बिल्किस मीर वाला, ये पक्का पूछने के चांसेस बन सकते हैं। देन नेशनल हैंडमेड डे सेलिब्रेटेड फर्स्ट सैटरडे ऑफ द अप्रैल। उसके बाद ये बिल्कुल करंट के क्वेश्चन है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता जाऊंगा, जो याद रखना है साथ में। वैसे तो मैंने सारे ही इंक्लूड किए हैं इसमें। ये पूछ सकते हैं 59th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन अंडर द आमिर शेख मिसल, ये वाला मशाल वाली, ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन। 60th क्वेश्चन 100% आने के चांसेस है। मुझे बताएंगे डीआरडीओ कौन से ईयर में बना है, किसी को याद है डीआरडीओ कब बना है? डीआरडीओ का फाउंडिंग ईयर कौन सा है? डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है अभी? एस कमात करके है, KAMAT करके। और ये बना है 1958 में। इसरो कब बना है? इसरो का सर फाउंडिंग ईयर 69। 1669। इसरो को अंग्रेज बना के तो नहीं चले गए थे मैम।
सर 1969। 1969, ठीक है। और इसरो का चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। एस सोमनाथ, ठीक है। एक क्वेश्चन और, नासा कौन से ईयर में बना है? देखो अब आपको लिंक करके बताता हूँ, आपको कभी नहीं भूलेगा नासा भी नहीं। नासा यूएसए की स्पेस एजेंसी है ना, ये कौन से ईयर में बनी है? नाइनटीन 1958। तो अब ये तीनों याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट है अग्नि फ्राई, अग्नि जो ये पूछी गई है और काफ़ी न्यूज़ में भी रह रही है, तो मुझे लगता है कि इन्होंने यूपीएससी में भी नहीं पूछी, एचएएस में भी नहीं पूछा, तो ये अलाइड के लिए बचा के रखा है। और इसके बाद नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, जीआई टैग वाला। जीआई टैग कौन से ईयर में शुरू किए थे? 1999। कितने साल के लिए मिलता है जीआई टैग? 10 years. 10 ईयर्स। और दोबारा मिल सकता है? Yes, sir. अगर कोई चाहे लिखना तो लिख सकता है, सिग्निफिकेंस ऑफ द जीआई टैग। इसका जीआई टैग का सिग्निफिकेंस एक्चुअल में है क्या, क्यों दिया जा रहा है, और हिमाचल पर्सपेक्टिव से थोड़ा लिखना, और फिर ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 5-6 लाइनें भी अगर किसके माइंड में आ रही है तो वो लिख सकता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है इजिप्टियन प्रेसिडेंट, थर्ड टाइम के लिए बना है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, वैसे पूछा भी जा सकता है बट अगर किस्मत हो, लेकिन मैप बेस्ड पढ़ सकते हैं। यूपीएससी में भी पूछ रखा है क्वेश्चन ऑलरेडी, यूरोप का मैप तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इग्नोर मत करना यूरोप के मैप को। और इसमें मैं भी आप लोगों को एक अच्छी सी फोटो शेयर कर दूंगा ग्रुप में रिगार्डिंग मैप, वो आपको और हेल्प करेगा। देन उसके बाद ड्रोन, ये ड्रोन ड्रोन जो है ना, ये सॉरी इसमें ये एक तरह से ड्रोन ही है, ये नहीं, ड्रोनियर 228 प्लेन्स फ्रॉम हेल, ये भी इंपॉर्टेंट है, डिफेंस से रिलेटेड है, गोयना ने रिसीव किया है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट में, ये सब ने आपने अटेम्प्ट कर रखे ना ये क्वेश्चंस? Yes, sir. 66 क्वेश्चन है, अग्नि प्राइम जो है ये मिसाइल है, ये उड़ीसा से सक्सेसफुली टेस्ट किया। उड़ीसा में एक लेक है, फेमस लेक, वो कौन सी लेक है? चिल्का लेक। हाँ, चिली का लेक। और ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट जो है वो लगून है, और इंडिया का तो इंडिया का लार्जेस्ट है और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट। इंपॉर्टेंट है, जो श्रीहरिकोटा है ना, वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में एक लेक है जो कि स्प्रेड है, अब तमिलनाडु की तरफ को है शायद वो, उसका लेक का नाम क्या है? चिलिका लेक के सर बाद पुलिकट लेक। पुलिकेट लेक। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स है। और ना एक फैक्टर और बताता हूँ मैं आपको, यहाँ ना छोटे छोटे आइलैंड्स हैं इन लेक्स के ऊपर, वो आइलैंड्स के नाम जरूर याद कर लेना, प्रीलिम के लिए इस तरह से अप्रोच रख सकते हैं। विच इंडियन स्टेट इज प्रोएक्टिवली accessing and mitigating glacial lake outburst flood golf रिस्क इन द हिमालयाज? उत्तराखंड है। अभी इसका हिमाचल भी हो सकता है, लेकिन पर इसका याद रखना इसका उत्तराखंड है, और उत्तराखंड में काफी जो है वो ये रह रहा है, और ये मेंस का क्वेश्चन है। सर अभी तो इसके बारे में हिमाचल के बारे में बता रहे थे कि उसका साइज बड़ा है लेक के। हाँ लेकिन अभी लेकिन ये तो शुरुआत उसने करी, उत्तराखंड ने की थी। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंस के लिए होने वाला है। और जिस तरह से लैंडस्लाइड्स वगैरह हो रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम के ऊपर फोकस किया जा रहा है। उसके बाद ये एक तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर वॉज द इंडियन कोस्ट गार्ड एक्वाटिक सेंटर इनॉग्रेटेड बाय द डायरेक्टर जनरल राकेश पाल? अब यहाँ पर ना सबसे पहले तो आप ये याद रखना, एक तो ये हो गया, थर्ड में ना एक कोऑर्डिनेशन सेंटर भी बनाया जा रहा है, जिसमें आर्मी नेवी और एयरफोर्स का तीनों का एक सेंटर बनेगा, या फिर ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट का, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी उसके बारे में चल रहा है टॉपिक कि कहाँ बनेगा वो, तो जगह डिसाइड हो रही है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्राइजेज को तो बिल्कुल इग्नोर मत करना, ठीक है। शॉ प्राइज इन एस्ट्रोनॉमी 2024 के लिए किसको मिला है? इसमें एक क्वेश्चन था, ये वाला आपका 75th क्वेश्चन, ये इसका आंसर जो है वो ए होगा, ऑप्शन ए नेपाल। श्रीलंका नहीं है इसका आंसर, मैंने इसको करेक्ट भी कर दिया था बाद में, इसका आंसर होगा नेपाल।
देन उसके बाद ये रिपोर्ट है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट विच ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पर जो इसने हाईलाइट किया है $260 बिलियन इन्वेस्टमेंट जो है वो एग्री फूड के लिए ये कर रहा है वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनाइटेड नेशंस, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इनके फाउंडिंग ईयर्स याद है आप सबको? IMF कौन से ईयर में बना है? IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों जो है वो साथ में, दोनों को भाई भाई कहा जाता है, और ये 1944 में बने हैं। और यूनाइटेड नेशंस ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन 1949, इवन लाइक इंडिया भी इसका मेंबर बना था 1949 में। आफ्टर, हाँ जी, एशियन डेवलपमेंट बैंक कब बना है? 1966 1966। और ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस। और एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो ये यूनाइटेड नेशंस है, भारत इसका मेंबर बना था 1949 में, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है कैलिफोर्निया में। एक ऑर्गेनाइजेशन और है जिसका नाम ADB के साथ NDB आता है। NDB का हेडक्वार्टर का है न्यू डेवलपमेंट बैंक। लास्ट टाइम इसका हेडक्वार्टर NDB का बीजिंग में है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में हमने पढ़ा था, तो इसमें सबसे ज्यादा शेयर किसका है? पहले नंबर पर USA और जापान है दोनों, देन दूसरे पर चाइना, तीसरे पर भारत। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये 15 मेगावाट का, इंडिया फर्स्ट 15 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्लांट बाय सेल, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले कुछ हैदराबाद लिंक करके भी आता था, तो ये क्वेश्चन मतलब इस तरह से बन रहे हैं एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन उसके बाद ये मिसाइल सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, ये तो रशिया का है। एयर डिफेंस सिस्टम सारे पढ़ सकते हैं। थार्ड किसका है, किसी को याद है? थार्ड, THAAD, ये एयर डिफेंस सिस्टम किसका है? कोई बताएगा? किसी को याद है? अच्छा, S-400 किसका है? रशिया। और थर्ड? इजराइल का कौन सा है? हाँ जी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहा हूं। आयरन डोम है इजराइल का। सर ने सही कहा, आयरन डोम है इजराइल का, लेकिन थार जो है वो USA का है। बन सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक करंट है, देखो ये ऐसे ही याद होगा जितना इसको डिस्कस करके पढ़ोगे। अगर अब ऐसे तो आप लोग एक काम भी कर सकते हैं, आई थिंक शायद जो हमारा क्लास ग्रुप है उसमें मैंने पोल वाला ऑप्शन नहीं रखा है, लेकिन अगर पर उसमें आपका टाइम जाएगा। मैं चाहता नहीं हूँ कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। 79th क्वेश्चन, गणगौर फेस्टिवल राजस्थान में होता है। उसके बाद स्वतः पोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भारत ने एक वो लॉन्च किया है इसके रिगार्डिंग, एक भारत का इनिशिएटिव है म्यांमार से रिलेटेड, क्या नाम है उसका? जिसके रिगार्डिंग ऑपरेशन सनराइज भी शुरू किया था और काफी न्यूज में चला है आजकल ये। के से नाम शुरू होता है उसका, हिंट भी दे दिया मैंने, रिवर का नाम है वो एक। कलादान, याद आया किसी को? ये सब कलादान मल्टी मॉडल हाँ, टनल तो सिस्टम। वो इसलिए है क्योंकि हम म्यांमार के थ्रू अपने नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी दे रहे हैं। अभी तो हमारे पास शिलीगुड़ी है ना एक कॉरिडोर, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी। अगर शिलीगुड़ी नहीं होगा तो हम लोग कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे वहां पे। तो अभी इसलिए जो है वो हम मल्टी मॉडल वे फॉलो कर रहे हैं कि पहले हम म्यांमार जो है वो बे ऑफ बंगाल के थ्रू जाएंगे, देन उसके बाद एक रिवर है ऊपर को, फिर उसके बाद रेल कनेक्टिविटी होगी, फिर जो है वो हम एंटर करेंगे नॉर्थ ईस्ट में।
देन टाटा ग्रुप वाला ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये वेयर विल द ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस, ये जो है वो परिवर्तन जो है वो चिंतन बी हेल्ड, ये न्यू दिल्ली में, ये इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं डिफेंस से रिलेटेड, क्योंकि अभी डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। जिस तरह से जो है वो आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में अभी, अगर आप देखोगे वो हमास का जो लीडर है उसको भी इसराइल ने एयर स्ट्राइक में मार दिया। तो देन उसके बाद इसराइल भी ईरान भी बोल रहा है कि वो भी अटैक करेगा, और रशिया जो आपका यूएसए ने सिक्योरिटी जो है वो रीजन में और बढ़ा दी है। तो इसलिए ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड वर्ल्ड वॉर के चांसेस बन सकते हैं। मतलब धमकियां तो वैसे ही मिल रही है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन उसके बाद मेडल ऑफ ऑनर है, ये याद रख सकते हैं नाम नीरज शर्मा का। और इसके बाद ये फर्स्ट मेल इंडियन सिंगल प्लेयर टू विन मास्टर्स 1000 मैच, तो ये सुमित नगाल है। ये थोड़ा सा स्पोर्ट्स के क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ ये। और दूसरा वो लक्ष्य सेन हो गया एक पर्सनालिटी, एंड देन वो दो जोड़ी है, क्या नाम है उनका? त्याग और सात्विक साई एंड चिराग। विकास। हाँ जी। सात्विक एंड चिराग। हाँ, वो दोनों का, उनके रिकॉर्ड याद करने जरूरी है। अभी तो शायद वो इतने सक्सेसफुल नहीं रहे, बट लेकिन फिर भी उनको ओलंपिक्स में तो थोड़ा शायद नहीं इतना, बट लेकिन उनके जो रिकॉर्ड बने ना वो याद करने जरूरी है। नंबर 1 है वो इस टाइम, आई थिंक शायद। देन उसके बाद हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन, इसमें तो 16th फाइनेंस कमीशन अपॉइंट कौन हुए हैं अभी? तो पहले तो यही याद रखना, 16th फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल कौन सा है? जल्दी जल्दी। 280। आर्टिकल 280। ठीक है, कितने मेंबर होते हैं फाइनेंस कमीशन में? पांच मेंबर होते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में कौन बना है? अरविंद पनाग्रिया। हाँ, तो इनका नाम भी मैंने इसमें यहाँ पे साथ में इंक्लूड कर रखा है। इससे अब देखो आपको कौन कौन से याद करने हैं, क्योंकि एक बार ना इस तरह से क्वेश्चन में पूछा रखा है कि मैच में पूछ रखा है, मैच द फॉलोइंग में, कि 12th कौन है, 13th कौन है। तो आपको एक तो फर्स्ट याद करना है, उसके बाद सेकेंड याद कर सकते हैं, 12th से लेकर 16th तक ये सारे याद कर लो, क्योंकि इसमें जो है वो एक तरह से वो क्या नाम आपके, एक तो एन के सिंह आते हैं इसमें, ठीक है, और एन के सिंह से पहले वाई वी रेड्डी, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और रघुराम राजन भी इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। तो इनके अब जो है वो, क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, तो इनके जो है वो याद रखने जरूरी है टर्म की कौन से नंबर वाले बनेंगे। 86th क्वेश्चन जो है वो रशिया वाला, ये रशिया तो वैसे इंपॉर्टेंट हो गया। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा रशिया के रिगार्डिंग। सबसे पहले तो ना ये आपको याद रखनी है जो है वो इंपॉर्टेंट सीज। इस तरह से रशिया बनता है ना, तो यहाँ पर जो सीज है ऊपर छोटे छोटे 4 सी हैं, इन चारों सी का ना सीक्वेंस याद कर लेना। हिमाचल का फेवरेट है, क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी रहते हैं सी से, जो ऊपर वाली साइड है सीक्वेंस में पूछते हैं। तो ये चारों सीज को याद कर लेना, मैप बेस्ड साथ में कवर करते चलो। 87th क्वेश्चन बिल्कुल फैक्चुअल है। देन उसके बाद यूरोपियन यूनियन, कितने मेंबर है यूरोपियन यूनियन में? हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था एक ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें 31 मेंबर थे। अब वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के पूछ रखे थे मेंबर शायद। यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर हैं? 28। 28th मेंबर कौन है मैम? ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1993 में, ठीक है, पहले तो याद रखना। दूसरा जो इसमें मेंबर्स है वो है 27। इसके साथ एक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लेते हैं यूरोप की या वेस्ट की, वो है नाटो। नाटो में कितने मेंबर्स हैं? जल्दी बताओ, नाटो में कितने मेंबर्स है? 1949 में ये बनी थी, मेंबर्स कितने हैं? 32। दो नए मेंबर कौन बने हैं?
एक सर फिनलैंड और स्वीडन ऐड हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल, स्वीडन और फिनलैंड दोनों जो है वो इसमें ऐड हुए हैं, ठीक है। और अगर आप देखोगे इसके बाद जो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है नॉर्थ सी। इस तरह से आप कनेक्ट करके अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। नॉर्थ सी से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ रखा है तो दैट मीन्स इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ सी में कौन कौन सी कंट्रीज है और इसके रिगार्डिंग मैंने एक ट्रिक भी बना रखी है, आप चेक कर सकते हैं डेली फैक्ट में। और उस ट्रिक से इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यूपीएससी का भी सॉल्व हो रहा था और याद करने भी इजी है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इसमें है सीएपीएफ का, सेंट्रल आर्म रिजर्व फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के बारे में। इसमें ये ब्रेवरी डे है इनका 9 अप्रैल को। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट उसके बाद देन वो बिकम द आयरलैंड यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 92nd क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद नेशनल सेफ मदरहुड डे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डेज, लेकिन फिर भी अगर आज कुछ अजीब जैसा डे पूछना है तो इस तरह से पूछ सकते हैं, बट एक डे का क्वेश्चन जरूर आएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट वाला सेंट्रल एशियन कंट्रीज, सबको सेंट्रल एशियन कंट्रीज मैप बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आई है यहाँ पे कजाकिस्तान, ठीक है, लेकिन सारी की सारी पढ़ना बड़ी जरूरी है, इग्नोर नहीं करना सेंट्रल एशियन कंट्रीज को मैप 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 पॉइंट ऑफ व्यू से। और मेरे साथ होता है ऐसा कि जैसे मतलब पता नहीं अभी तक तो होता आ रहा है ऐसा कि जो मुझे लगता है ना कि ऐसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन, वहाँ से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आ जाता है। तो इसलिए आप पढ़ सकते हैं, इससे रिवीजन ही होगी, अपना तो प्रॉफिट ही होगा क्योंकि पढ़ने को जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा, बट लेकिन पढ़ सकते हैं। देन हेपेटाइटिस बी, क्या हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन है? एक बार क्वेश्चन पूछ रखा है ऐसे करके, स्टेटमेंट बनी थी हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन अभी बनी नहीं है। और बहुत सारे अभी जो नए वायरस आए हैं जैसे चांदीपुरा हो गया या कुछ और हो गया, इनकी भी वैक्सीन अभी है नहीं। विच बैंक पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ट्रेड अंडर द आरबीआई न्यू गाइडलाइंस? तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि आरबीआई को नेशनलाइज कब कौन से ईयर में किया गया है? (1949) आरबीआई बनाया, आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर, ठीक है, एज अ फेडरल बैंक नेशनलाइज किया गया था 1949 में। आरबीआई के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? शशिकांता दास। आरबीआई की और जो आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। आरबीआई की एक पॉलिसी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये कौन से ईयर में बनी थी, किसी को याद है? 2016 में, ठीक है। एक फैक्टर और यहां से देखो, जो चीज मैं आपको बताऊंगा ना ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जा सकती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो चेयरमैन होता है, एक्स ऑफिसर चेयरमैन, वो कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री होता है या फिर आरबीआई का गवर्नर? आरबीआई का गवर्नर होता है, 6 मेंबर होते हैं इसमें, 3 गवर्नमेंट की साइड से होते हैं और 3 आरबीआई की साइड से होते हैं। मॉनेटरी मेजर्स, जब लिक्विडिटी को मैनेज करता है आरबीआई तो उसको बोलते हैं मॉनेटरी मेजर्स, और जब सरकार करती है, इंडियन गवर्नमेंट करती है, तो उसको बोलते हैं फिस्कल मेजर्स। साल में कितनी बार मिलती है ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, कितनी बार होती है इसकी मीटिंग? कौन कौन एक्टिव है? काफी लोग चले गए। विशाल सर? यस सर। कितनी बार मिलती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? पढ़ी है आपने इकोनॉमिक्स इस तरह से? 4 बार मिलते हैं ये लोग, पढ़ी है पर अभी यार 4 बार मिलते हैं ये लोग, और 2 बार जो है वो रिपोर्ट रिलीज करते हैं, यानी कि 6 मंथ्स की रिपोर्ट रिलीज होती है और 4 बार ये लोग मिलते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है एंटी टैंक गाइडेड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जो है वो सिक्किम में हुई। जो सी डोम जो डिफेंस सिस्टम है ये भी जो है वो इसराइल का है। उसके बाद नेक्स्ट है इसरो का जो चेयरमैन है, ठीक है, इन्होंने कहा है कि 2040 तक जो है वो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, मून पे हम एस्ट्रोनॉट भेजेंगे। देन उसके बाद
विच स्पेस एजेंसी इज कोलैबोरेटिंग विद नासा ऑन एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोग्राफी, तो इसमें जाक्सा है और ये जापान की है। देन उसके बाद वेयर वाज द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट, ये नीदरलैंड में हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाइड्रोजन वैसे इंपॉर्टेंट होता है, और ग्रीन हाइड्रोजन को तो पढ़ भी लेना यहाँ से, टॉपिक ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन। देन उसके बाद नेक्स्ट है ये वाला आर्टिफिशियल, नासा का चीफ ये वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड अगर क्वेश्चन फैक्चुअल पूछना है ना, टफ बनाना है, तो ये पूछ सकते हैं। साहित्य अकेडमी जो फेलोशिप का जो अवार्ड है वो किसको मिला है, रस्किन बॉन्ड को। देन उसका 105th क्वेश्चन जो है वो आपका सिटी पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज जो है वो आपका विनीत रॉय। देन 106th क्वेश्चन वेनेजुएला, ये पूरे करंट बेस्ड क्वेश्चन है इसके बाद, ठीक है। इंटरनेशनल म्यूजियम डे, ये एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन उसका इको फ्रेंडली वाटर ट्रीटमेंट सोल्यूशन डेवलप्ड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी, ये कहाँ पर किया है, विशाखापट्टनम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कोनो करंट को टफ बनाना है तो इस तरह से क्वेश्चन रीजन बेस्ड पूछ सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है फोन पे, ये पीई होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये यूपीआई श्रीलंका, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये यूपीआई वाले ना, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है, किसी को पता है? यूपीआई स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूनिफाइड यूनिफाइड पेमेंट्स पेमेंट्स इंटरफेस। है वहां पे, हाँ। यस सर, यूनिफाइड यूनिफाइड पेमेंट्स, पेमेंट इंटरफेस। एस बोल रहे हो, एस भी लगा रहे हो ना साथ में, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेरेंस ऑफ इंटरफेस, सॉरी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट है यस। आपका, ठीक है। और इसके बाद ये फैक्चुअल हो गया। 9th आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप, ये जो है वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, तो ये बांग्लादेश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद समर्थ डीआरडीओ का ये सुपरसोनिक मिसाइल। अच्छा, इल नीना और ला नीना के बारे में, कौन सी वार्मर फेज होती है, कौन सी कूलर फेज होती है? विशाल सर। इल नीना आजकल बड़ी न्यूज़ में चला है, इल नीना और ला नीना दोनों। इल नीनो होती है जब अगर हम बात करें वार्मर फेज, और ला नीना होती है कूलर फेज। जब कूलर फेज होगी तो दैट मीन्स वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो, सॉरी जो प्रेशर होगा वो हाई होगा, और विंड मूव करते हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो यानी कि हमारे यहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी। और इल नीनो के केस में उल्टा हो जाता है, वहाँ पे लो प्रेशर होता है, हमारी साइड पे हाई प्रेशर होता है, तो यहाँ से विंड वहाँ पर मूव करेगी, तो जो पीरू वाला कोस्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी। आजकल वहाँ पे सूखा चला हुआ है, वहाँ पे फायर्स हो रहे हैं। नेटो बनी है 1949 में, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाय विच ईयर डज इंडिया एम टू अचीव अ न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी ऑफ 1 लाख मेगावाट, ये जो हमने 2047 तक का रखा है न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी जो जम्मू एंड कश्मीर में जो यूरेनियम है ना वहाँ पे, उसके रिगार्डिंग, उसके ऑक्शन के रिगार्डिंग दूसरी बार सरकार ने मना कर दिया। प्रत्यूष के बारे में पूछा जा सकता है कि ये है क्या, तो ये टेलीस्कोप से लिंक कर रहा है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग 19th ये हुई है आपकी कजाकिस्तान में। 20th कहाँ पर होगी, हुई होगी, अगर न्यूज़ में कहीं भी आता है तो मैं भी आपको शेयर कर दूंगा। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आप एक बार का पेपर चेक करके देखोगे अलाइड का पिछले से पिछले साल का, तो उन्होंने पिछले से पिछली बार का उन्होंने पूछ रखा है कि नेक्स्ट समिट कहाँ पर होगा, तो दैट मीन्स नेक्स्ट समिट भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो करंट को इस तरह से पढ़ सकते हैं लिंक कर करके, तो उससे वो आपको याद रहेगा। और ये नए जो वर्ल्ड का चेस, इसमें आई थिंक शायद सब जो है वो इसका गुकेश डी करते, बट इसका अर्जुन है। सबका सही है 22 वाला क्वेश्चन, 122। यस सर। ठीक है। यस सर। इसके बाद एक क्वेश्चन है 125th क्वेश्चन, जो ये आई थिंक ये गलत है, ठीक है। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए होगा शायद, नहीं मैंने उसमें करेक्ट किया था, यही था ना वो, नहीं 26 था या 25 था। स्क्रीन विजिबल नहीं है सर।
सर बिल्कुल ये करेक्ट है 125। स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या आप लोगों को? नो सर। किसी को भी शो नहीं हो रही? मुझे हो रही है। और ये सर अभी शायद ये पीआईबी के डायरेक्टर फिर से चेंज हो गए हैं, तो यही धैर्येंद्र। है, शेफाली बी शरानी है। ओके, अच्छा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है। इसके साथ में एक और भी लिख लो, एक मिनट, ठीक है, मैं इसको एक बार कंफर्म कर लूँगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये 26th क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड दोस्ती सेकंड ट्राइलेटरल एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका? तो मालदीव्स ने इसको होस्ट किया है। देन उसके बाद नेक्स्ट है 127th क्वेश्चन, ये भी फैक्चुअल है पूरा का पूरा। अच्छा, ये 2028, सॉरी, ये 128th क्वेश्चन गलत है। इसका आंसर ना, इसका आंसर जो है वो ए होगा, डी नहीं होगा इसका, सुनील वर्मा नहीं होगा, मीना ये होगा इसका आंसर, ठीक है, मीना चरंदा। 28 का ए होगा। देन उसके बाद मॉन्यूमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, ये इनिशिएटिव जो है वो यूएनएफसीसी का है। ये कौन से ईयर में बना है, किसी को याद है यूएनएफसीसी? ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अर्थ पार्लियामेंट हुई थी 1992 में, और इस ईयर में ये बना है, तो करंट बेस मतलब एनवायरमेंट बेस्ड है। यूएनईपी कौन से ईयर में बना है? यूएनईपी का याद है किसी को? 1972। डब्ल्यूएमओ, ये तो हमने पढ़ा भी था, 1950। और इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी, 1988 शायद, इसको एक बार चेक कर लेना। और जो आईयूसीएन है, आईयूसी, ये बना था 1948 में, तो इनको साथ में याद कर सकते हैं। देन उसके बाद रेयर बटरफ्लाई स्पीशीज, ये अरुणाचल प्रदेश में मिली है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये क्वेश्चंस मैंने साथ में इंक्लूड किए हैं, ये बनाया 14 अगस्त 2004 में, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, लास्ट ईयर एचएस में क्वेश्चन बना था जिसका आंसर हैदराबाद था। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट पूछ सकते हैं जिस तरह से अभी केसेस चल रहे हैं। और इसके बाद है अर्थ क्यूब का, ये सबका क्वेश्चन सही है, 33 133। 134 135 136 क्वेश्चन, ये वाला बताओ। अंकिता मैम, इंद्रावती नेशनल पार्क, आपने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन? सर ये साउथ में है, बाकी सब नॉर्थ एरिया में है। इस तरह से अटेम्प्ट किया आपने इसको? हाँ सर, ये लास्ट टाइम भी था तो तब याद था। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है सर ये तो। ओके ओके, तभी मैं इसको पूछा था। आप देखो ये परमानेंटली याद भी रह जाएगा ना। और पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? नामदापा, ये हिमाचल। लाहौल स्पीति में। और ठीक है, और नाम हिमाचल प्रदेश, नामदफा अरुणाचल में है सर। और हेमस, हेमीज, लद्दाख में सर। सर हमीज लद्दाख। ठीक है, और नामदापा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ना एक पीक है, उसका नाम क्या है? नामचा बारबा। नामचा बारवा, वाओ नाइस। एक ही है, याद रखने की। वेस्ट, उसके नामचा बारवा के बाद कौन सी आती है इधर? कंचनजंगा, देन उसके बाद माउंट एवरेस्ट, फिर उसके बाद आता है बीच में नंदा, नहीं नंदा देवी नहीं, बीच में एक और आते हैं अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के बाद फिर इधर आती है नंदा देवी, फिर नंदा देवी के बाद आती है हिमाचल वाली साइड पे, आप आ जाओ इधर, और फिर इधर आते हैं नंगा पर्वत। तो सॉरी, आपका ये जो उसमें आता है, पीओके में आता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। सीक्वेंस याद कर सकते हैं इन चोटियों का, क्वेश्चन बन सकता है। इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है, याद रखना, इसको इसी से याद कर सकते हैं। और नामदापा अरुणाचल प्रदेश में, सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वहाँ पे है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये सबका सही है, 139 क्वेश्चन।
इकोलॉजिकल टास्क फोर्स जो है वो एस्टेब्लिश, ये बनाई गई थी स्कीम, जो शुरू की गई थी, ये की गई थी 1982 में। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड? ये सबका सही है। यस सर। ठीक है, अगर यहाँ ओशियन नहीं होता फिर कौन सा होता? ये तीनों में कौन सा है? ग्रासलैंड, माउंटेन, फॉरेस्ट? ग्रासलैंड हो सकता है शायद। वाई नॉट फॉरेस्ट? ग्रासलैंड में तो एक ही तरह के होगे ना, फॉरेस्ट में तो डिफरेंट टाइप वो हो सकती है। ये वाला 142 सबका सही है। पैरासिटिज्म। साइट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इन सेतु मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा? वैसे ये था नहीं उसमें टॉपिक में, लेकिन फिर भी मैंने थोड़े से क्वेश्चन डाले हैं एनवायरमेंट वाले। ये सबका सही है, बोटानिकल गार्डन। सर इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना थोड़ा। बोटेनिकल गार्डन से इन सिटू मतलब जो हम अंदर रह के प्रोटेक्ट करते हैं, उसमें बोटेनिकल गार्डन आ नहीं जाएगा उसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट और इन सेतु, नॉट अ एक्स सेतु और इन सेतु? क्या समझ रहे हो ओके आप? ओके, यस यस सर, नोट नहीं पढ़ा था मैंने। हाँ, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा, पर एग्जाम में नहीं करना ऐसा यार। ठीक है, एग्जाम में ध्यान रखना बस। यस सर। 145th क्वेश्चन, फैक्चुअल बिल्कुल। इसके बाद ये वाला अंटार्कटिका रीजन वाला, ओजोन होल वाला, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाला याद रखना। ये क्लाउड्स में भी, क्लाउड्स की वजह से भी होता है, प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। ये क्लाउड से याद रखना बस इसको, क्योंकि ये मैंने भी ऐसे करके याद किया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन का भी। विच ऑफ द फॉलोइंग जो है वो कैटेगरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया आर लोकल पीपल नॉट अलाउड टू कलेक्ट एनी यूज एंड यूज बायोमास? नेशनल पार्क में नहीं जा सकते, बायोस्फीयर रिजर्व में तो वैसे भी नहीं जा सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड होता है। और वेटलैंड डिक्लेरेशन रामसर साइट, उसमें भी जा सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क में नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है 149th, 148, 149, 150, ये सबका सही है। सिमलीपाल कहाँ पे है? सिमलीपाल उड़ीसा। ओडिशा। उड़ीसा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उड़ीसा इस बार। 151, उड़ीसा की एक लैंग्वेज है उड़ियाई, जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस कौन से ईयर में मिला था, याद है किसी को? 2014 में मिला था, सर पहले 2004। 2014। 2004 से तो शुरू किए थे ना, और 2014 में मिला है, और अभी टोटल 9 हो चुकी है। पाली, प्राकृतिक, और एक आई थिंक और ऐड किया, पाली, प्राकृतिक और पर्शियन, ये तीनों भी ऐड कर दिया, अब 9 हो गया टोटल। पहले कितनी थी? 6। कौन कौन सी याद है किसी को? संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मलयालम और ओडिया और कन्नड़ा। कन्नड़। कन्नड़ यस। संस्कृत को मतलब संस्कृत इंक्लूड कर दो एक, और बाकी द्रविडियन लैंग्वेज। उड़ियाई जो है ना वो द्रविडियन लैंग्वेज नहीं है, ये फैक्ट है। उड़िया जो है वो द्रविडियन लैंग्वेज नहीं है। वो लेट तो नहीं हो रहे हैं ना, हम पूरे क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि टाइम तो ऊपर हो गया काफ़ी। कोई इशू तो नहीं है ना? नो सर। ठीक है। और उसके बाद कन्वेक्स और कनकेव वाला साइंस एंड टेक का क्वेश्चन था ये। देन उसके बाद नेक्स्ट ये एसिड रेन वाला है। नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, दोनों का नाम याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। एसिड रेन का पीएच किसी को पता है? एसिड रेन की पीएच वैल्यू कितनी है? आई थिंक शायद, जहाँ तक मुझे याद है 4 पॉइंट समथिंग में होनी चाहिए एसिड रेन की वैल्यू, पीएच वैल्यू। तो इसको एक बार कंफर्म कर लेना, 4 पॉइंट में। अलाइड में
क्वेश्चन आ भी रखा है ये लिटमस पेपर वाला एक बार। तो ये एसिड वाला टॉपिक, एसिड बेस वाला टॉपिक साथ में, मतलब मैं कहूँगा आपको अगर आज डिस्क आ गया ना तो कल को इसको पढ़ भी लेना। एमसीक्यूज की आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, मैंने आपको पहले ही कहा है कंटेंट और एमसीक्यूज की जितने जहां बोलोगे वो प्रोवाइड कर दूंगा। बस मैं ये नहीं चाहता कि एक्स्ट्रा बर्डन हो जाए, इसलिए मैं एक साथ शेयर नहीं करता। बट लेकिन ऐसा करना कि जितने प्रैक्टिस करने हो कर लेना, बट जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट बन रहे हैं साथ साथ में करते चलो। देन उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न मॉडर्न सिज्मोलॉजी, ये सबने किया था, पता था ये क्वेश्चन या स्किप किया है? 153। स्किप किया है सर। ठीक है। और कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। स्टेट पे जो होता है वो कौन होता है? सीएम होता है। और अभी पता है आपको अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात भी की जा रही है, बिल आ गया है पार्लियामेंट में। किसी को सब अवेयर है ना इसके बारे में? अब वो कह रहे हैं कि एक स्टेट लेवल पर भी जो है वो ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी डिजास्टर से रिलेटेड। वॉल्केनिक इरप्शन जो है वो मटेरियल व्हेन इनसाइड अर्थ इट इज कॉल्ड एज मैग्मा। मोल्टन मैग्मा कहते हैं इसको। और एक जो है वो मैग्मा चैम्बर होता है जिसके अंदर ये लोकेट सारा का सारा होता है। साइक्लोन्स अकर इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन इज कॉल्ड एज हुरिकेन्स। साउथ चाइना सी में क्या बोलते हैं इनको? टाइफून। टाइफून्स। और टोर्नेडोज कहाँ पे बोलते हैं? ये भी अटलांटिक और पैसिफिक। टोर्नेडोज तो विंड्स, हाँ वो जी। तो विंड्स की आ गया ना सर। हाँ। और सर वैली जो वैली, विंड से रिलेटेड फिनोमेना है। एक वैली वैली करके होता है ना, वो कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सर। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है ना, मतलब ऑस्ट्रेलिया रीजन एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे ना आपको हर तरह का क्लाइमेट मिलेगा और हर तरह की स्पीशीज, फ्लोरा फोना दोनों हर तरह की मिलेगी। उसके बाद है ये वाला डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, इसको अमेंड कर रहे हैं 2005 का। तो इसका ईयर तो मतलब इसको मैं कहूँगा जहाँ पे आप पढ़ते हो, स्टडी टेबल आपने जहाँ पे लगा रखा है रूम है आपका, उसकी दीवार पे चिपका लो ये ईयर। क्योंकि बिल पार्लियामेंट में आ गया, आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अभी नहीं आएगा तो नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन उसके बाद इफेक्टिव हैजर्ड मैनेजमेंट जो है आपका लार्जली जो रिलाई ऑन द प्री डिजास्टर प्लानिंग होती है। रिचर स्केल और मैग्नीट्यूड यहाँ पर, और इसकी वैल्यू पता है कितनी होती है? 0 से 10 होती है, 0 से 12 होती है मैग्नीट्यूड मेजर करने की। 0 से 10। 0 से 10 होती है और दूसरे वाले की 0 से 12 होती है। पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक इज लोकेटेड, एपिसेंटर। सर ये हाइपोसेंटर। 160 का फोकस नहीं होगा? कैसे? सर जैसे वो, ये तो एपिसेंटर के बारे में बोल रहे हैं कि एपिसेंटर के ऊपर कौन सा पॉइंट है, तो वो तो फोकस ही होगा। एक मिनट द में पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द पॉइंट वेयर एन अर्थक्वेक अकर्स। तो देखो। ये एपिसेंटर के ऊपर वाला पॉइंट बोल रहे हैं, तो ऊपर तो फोकस होता है। ठीक है, हाँ फिर फोकस होगा इसका। एक मिनट, ठीक है, ओके, सही कह रहे हो आप। मैं इसको थोड़ा, देखो सब जो नीचे वाला पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं? सर एपिसेंटर। और एपिसेंटर के बाद दूसरा नाम है इसका? इसको और कुछ भी बोलते हैं ना साथ में? जो ये मैम इसमें याद रखना, स्टेटमेंट बने द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस इज एपिसेंटर। फोकस नीचे होगा धरती में, फोकस के ऊपर वाला सेंटर होगा एपिसेंटर, सरफेस ओके पे। सर।
नीचे वाले को हाइपो सेंटर बोलते हैं और हाँ, ऊपर नीचे एपी वाले को सेंटर होता तभी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो नीचे और वाला नीचे फोकस फोकस होता है वो या दोस्त। फिर हाइपो सेंटर। उसके बाद अपोजिट में जब ऊपर यहाँ सरफेस पर पहुंच गए तो दैट इज योर एपी सेंटर। सर हमें भी कंफ्यूज कर दिया था कि हम ही तो गलत नहीं हो गए। हाँ नहीं, मैं भी तभी मैं स्टेटमेंट थोड़ी सी ध्यान से पढ़ी धीरे धीरे कि चल क्या क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे को भी उसका थोड़ा सा डायग्राम क्रिएट करना पड़ता है तभी याद रहता है, ऐसे नहीं। तो मैंने इसको याद करके रखा है, आप इसको फोकस से ना याद करो, आप इसको हाइपो सेंटर और एपी सेंटर से याद करो। हाइपो मतलब नीचे जो धरती के अंदर है, और एपी जो सरफेस के ऊपर है, ठीक है। और हाइपो को ही फोकस बोलते हैं। देन उसके बाद 161 क्वेश्चन मिटिगेशन है इसका, और उसके बाद डी कुकेश कनाडा, ये इजी। अच्छा, ये ईयर सारे एक साथ आ गए। तो एचपी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना है 1974। ये लिख लेना इनके फैक्ट ईयर, मतलब साथ में एक्स्ट्रा से अपने नोट्स में ऐड कर लेना। एचपी फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट 1982, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जब मैं इन एक्ट को पढ़ूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा इनको वहां से कॉपी पेस्ट करके एक अलग से मैंने नोट्स बना रहा हूं मैं, उसमें मैं इनको ऐड कर दूंगा, ताकि आपको मेंस में एक जगह कहीं ढूंढने की जरूरत ना पड़े, और फिर उसको मैं शेयर कर दूंगा वहां पे। देन उसके बाद नेक्स्ट है, ये वाला फैक्चुअल क्वेश्चन है, ओमकारेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो नर्मदा रिवर के ऊपर है। नर्मदा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? नर्मदा का ओरिजिन प्लेस कौन सा है? अमरकंटक। अमरकंटक। अमरकंटक है कहाँ पे? अमरकंटक कौन ये सी स्टेट में है महाराष्ट्र में। अमरकंटक? इज मध्य इन प्रदेश में। अमरकंटक इज इन मध्य प्रदेश, और लाइफ लाइन भी है ये मध्य प्रदेश और गुजरात की। नर्मदा रिवर ना एक रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती है, ठीक है, और ये एस्चुरी बनाती है उधर आपका अरेबियन सी में जब गिरती है। इसके बाद है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये जो है वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कंस्टिट्यूटेड इन 1973 अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया 1973 में। ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनी है? 2006। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसका एक्ट जो है ना, जिस एक्ट के अंडर ये बनी है वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। और ये एक्ट याद रखना, और ये बनी है 2006 में, अमेंडमेंट की गई थी इस एक्ट में, तब ये बना रखी है ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट है, इंडिया का फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, ये इनॉग्रेट किया है हिमाचल प्रदेश ने। 169 क्वेश्चन में 1/3 एंड 4th करेक्ट है, सेकंड क्यों करेक्ट इनकरेक्ट है? जो चिपको मूवमेंट है ये कौन से ईयर में शुरू हुई है? कौन से ईयर में हुई थी ये? 1973। इसका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 मूवमेंट है ना, चिपको अपिको वगैरह ये सब, ये इनके ईयर याद रखना बहुत जरूरी है, और लीडर भी साथ में। देन उसके बाद 170 क्वेश्चन है, वाटर एक्ट। ये क्वेश्चन ये पूछा गया है एचएस में। इसका ईयर कौन सा है? 1974। 1974। सर ये जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट है सर इनकी पीडीएफ दे देना। सर जी वीडियो बनाई है 27 मिनट की, मेरा भी सर बना मेरे को है, उसका लिंक कर देना सर सेंड। मैंने भेज रखा है ऑलरेडी ग्रुप में। ओके सर, तो मैं देख चेक करूंगा। हाँ जी, वैसे मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, पीडीएफ भी मैंने शेयर की है शायद। सर पीडीएफ होती तो अच्छा रहता सर पढ़ने में, सर वीडियो में थोड़ी दिक्कत आती है। सर वीडियो देख लो ना गरीब का भला हो जाएगा थोड़ा। चलो कोई नहीं, मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ। पीडीएफ भी शेयर किया है मैंने ऑलरेडी ग्रुप में, और वीडियो का लिंक भी मैं दोबारा से भेज दूंगा। एयर एक्ट पोल्यूशन 1981, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और सबसे बेस्ट तरीका बताऊं सर आपको, उसको जहां आ रहे हैं ना वहीं पढ़ लो, तब याद रहेंगे। अगर एक साथ पढ़ने लगेंगे कभी याद नहीं होंगे। वन द न्यूज। सर ये इनकॉन्फिडेंट तो सर ये डेली पढ़ते रहो इनको, देखते रहो तब नहीं भूलेंगे। हाँ सर, मैं आप लोगों के साथ अगर पढ़ता हूँ ना इसको, मैं भी कोशिश करता हूँ, आप जब मैं डिस्कस करता हूँ जैसे डीआरडीओ इसरो, ये कहाँ बीच में थे ही नहीं, मैंने इसलिए किया क्योंकि ईयर तभी याद रहते हैं जब बार बार पढ़ते रहोगे। हाँ जी हाँ जी सर। वनधन विकास केंद्र, ये जो है वो स्कीम 2018 में जो है वो चली थी, बी। देन उसके बाद है 172, बोथ करेक्ट है इसमें। मैच द फॉल, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन है ये, सबका सही हुआ था ये क्वेश्चन। तदोबा कहाँ पर है?
किया है ये अटेम्प्ट किसी ने? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र यस, में कान्हा नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश, पंच नेशनल मध्य पार्क, प्रदेश। मध्य प्रदेश। पंच। सर ये मध्य प्रदेश। ध्यान रखना पंच जो है महाराष्ट्र में भी है आधा। अगर आप गूगल करोगे ना तो महाराष्ट्र आएगा। एक्सटेंडेड रणथंबोर नेशनल पार्क। राजस्थान। राजस्थान। देन इसके बाद नेक्स्ट है ये नॉर्थ टू साउथ हिल्स है। सबसे ऊपर कौन सी आएगी और उसके बाद ये सीक्वेंस सबका सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बिल्कुल सीक्वेंस आना या ऐसे आना चाहिए। तो ये जो ईस्टर्न घाट्स वाली हिल है, आपने ज्योग्राफी वाली पीडीएफ देखी थी, मैंने शेयर की थी वो, थोड़े से पेजेस थे उसमें 50-60 के करीब। उसको भी चेक कर लेना है, उसमें सारे बिल्कुल दे रखे हैं। देन उसके बाद पास जो है वो नीलगिरी हिल्स में लोकेटेड है, ये सबका सही है, पलघाट। यस सर। चोला एंड डोरा, ये तो 100% सही होगा। गद्दी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये, और कौन सी वो फेमस जगह है जहाँ ये ट्राइब होती है? भरमौर। भरमौर रीजन। अरे कांगड़ा में भी। कांगड़ा में भी है। और यस सर। गद्दी ट्राइब के कुल्लू बारे में भी में, है थोड़े। गद्दी ट्राइब के बारे में बताओ यार, कुछ जो पॉइंट्स मुझे भी याद रहे। इनका कल्चर कुछ जो और आपने ये पढ़ा है। गद्दी ट्राइब में सर नौड़ा फेस्टिवल, नौ सर ये नौड़ा फेस्टिवल करते हैं सर शिव की पूजा के लिए। ठीक है। और सर इसमें क्या पूरी रात शिव के भजन गाए जाते हैं नौड़ा में। अच्छा, एक ये पूजा होगी ना, ये तो मैंने पढ़ी भी नहीं थी कहीं। नाइस। और कुछ जो लोकल इनका कल्चर हो, ट्रेडिशन हो। सर ये एक सर जैसे कुछ देवता होते हैं, जैसे एक इनके देवता हैं सिद्धराट होता है सर, उसकी पूजा करते हैं। सर ये दिन में 4 टाइम भोजन एक खाना खाते हैं। 4 टाइम खाना खाते हैं? यह सर पढ़ा था मैंने। चलो फिर तो मैं 5, हम लोग तो 5-5 वाले हैं, चलो ये अच्छे हैं 4 वाले। 4 टाइम खाना खाते हैं, ये ऐसे ऐसे फैक्ट यार अच्छे होते हैं। अगर आप लोगों को मिलता है ना कुछ और भी ये ऐसा सर कंटेंट। शरीर के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे सुबह के भोजन को कुछ लोग बोलते हैं, दोपहर ये को सर कुछ, सवेरे का अलग अलग। ब्रेकफास्ट को दोपहर बोलते हैं। ओके, और क्या बोलते हैं? सुबह के बोलेंगे दोपहर बोलेंगे सुबह के सर। दतैलो। दोपहर। और रात को सब बियाली बोलते हैं, कुछ ऐसा है, ये बियाली सर कुछ ये ऐसा। हमारे सर ये ऐसे भी सर लोकल और कल्चर में सर सर जो ऐसा बोलते हैं। शाम के टाइम में बोलेंगे आपको सर टुकड़ा, तो शाम के 4 बजे का टाइम खाया जाता है। ओके, Yes, sir। ठीक है। मतलब ये चारों की चारों और इनके ट्राइब्स इसमें बहुत मैरिज फेमस होती है सर, बट और जैसे बट्टा सट्टा मैरिज होती है सर एक इनमें। है। अब एक काम करते हैं सर, एक सर देखो जंजरारा होती है। सुनो 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 सुनो, रुको। 4 ट्राइब है, आप दोनों एक्टिव हैं क्लास में, मैम भी शायद एक्टिव है। लिखना इनके बारे में, और बिना देखे लिखना जितना पता है, और भेज देना। अगर आप ग्रुप में नहीं भेजना चाहते तो आप डेली फैक्ट 2024 पर भेज देना। बट अपनी तरफ से पॉइंट लिख कर देखना, इससे पता चल जाएगा कि जो हमें याद है हम वो लिख भी पा रहे हैं नहीं। चारों ट्राइब्स के बारे में थोड़ा थोड़ा। उसके बाद ये वर्ल्ड जो है वो आपने बड़ी सी। क्वेश्चन दिया सर मैं इसका एक ट्राइब्स के ऊपर। सर मैं आपको क्वेश्चन, हाँ मैंने दिया है शायद कहीं। सर किया है मैंने ना, मेरे को याद है आपने दिया था क्वेश्चन। हाँ रजत सर, आपके अब अभी आपके आंसर नहीं आ रहे शायद, अब आपने लिखने बंद कर दिए, या मैंने चेक करके नहीं सर भेजे एक वो। महीना बचा, मैंने उसे प्री पर थोड़ा फोकस देते ना, हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही, फिर ठीक है। उसके बाद करते हैं। ओके, वर्ल्ड टू डिक्लेयर क्लाइमेट इमरजेंसी, ये मतलब फर्स्ट कंट्री है यूनाइटेड किंगडम। ये यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में डिफरेंस पता है किसी को? सर यूनाइटेड किंगडम में सर ये 4 आ जाते हैं, जैसे ये आयरलैंड और जो है सर 3-4 ये, तो यूनाइटेड किंगडम बन जाता है, और ब्रिटेन सर सिंगल एक है। नहीं, उल्टा तो नहीं बोल दिया आपने?
देखो जो ग्रेट ब्रिटेन है ना, उसमें स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये 3 होंगे। और जो यूनाइटेड किंगडम है ना, उसमें इंक्लूड होंगे स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नीदर नॉर्थर्न आइलैंड। नॉर्थर्न आइलैंड, यस इसमें सर। एक स्टोरी आती है, आई थिंक शायद 1902 है या 1912, 1902 या 1900, इसमें ये से थोड़ा दोनों में। कंफ्यूजन रहती है। हाँ जी। इसमें सर ऐसे थोड़ी कंफ्यूजन रहती थी मेरे को, ग्रेट ब्रिटेन और अभी ऐसे नहीं रहेगी, यूके में। देखो वही कंफ्यूजन का सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ग्रेट ब्रिटेन में तीन तीन लोग हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। अब उसके बाद क्या हुआ था, इन लोगों ने क्या किया, ये बड़े शातिर लोग थे। जब ये आइलैंड ने कहा कि मुझे रिपब्लिक बनना है ना उस टाइम पे, ठीक है, तो इन्होंने कहा इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक तो बन गया। तो दूसरे वाले को इन्होंने बोला कि यार ये काम नहीं कर रहा अच्छे से, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं चल रही, तो इसको जो है वो यूनाइटेड किंगडम का पार्ट बना दो। तो जब ये नॉर्दर्न आइलैंड को इंक्लूड कर रहे हैं ना, तो तब जो है वो ये बन रहा है आपका यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूके। लेकिन जब उसको नहीं इंक्लूड कर रहे हैं तो ये बन रहा है ग्रेट ब्रिटेन। ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद नेक्स्ट है 79th क्वेश्चन, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये बना है 1974 में। एनजीटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2010 विद एन एक्ट ऑफ 2010 का। एक्ट ईयर भी 2010 ही है, 2009 नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ये किसी को पता है कौन सी ईयर का है ये? 2002। ये आ रखा है पेपर में। और वैसे ये एक्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ये बिल कब इंट्रोड्यूस हुआ था, किसी को याद है? है 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ था ये शायद। हाँ 2000 में। तो कई बार अगर किस्मत थोड़ी सी बुरी हो तो ईयर भी पूछा जा सकता है, 2000 भी। काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है? कुल्लू में तो नहीं है ये, कहाँ पर है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये? खजियार, चंबा। चंबा। चंबा में सर। देन उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अ शिपकिला पास। हिमाचल प्रदेश। देन ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, इको फ्रेंडली वाला। उसका नई राय नहीं मंजिल, ये वैसे तो पूछा नहीं है यार एचएस में, मेरे को उम्मीद थी इस बार पूछेंगे। अलाइड के लिए रखा हो क्या पता। हिमाचल प्रदेश ने टूरिज्म कैपिटल बनाने की बात कर रहे हैं हम, किसको बनाने की बात कर रहे हैं, कौन से रीजन को? कांगड़ा। कांगड़ा, धर्मशाला सर। हाँ जी। देन उसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड माइग्रेशन कांगड़ा। डे। हाँ, वर्ल्ड माइग्रेशन जो वर्ल्ड सॉरी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ये 2024 में, इसकी थीम इंसेक्ट, क्योंकि अकेली थीम है ये, इसलिए पूछी जा सकती है। सुलावासी आइलैंड, इंडोनेशिया। धौलाधार नेचर पार्क, popularly known as Gopalpur Zoo, will soon have Royal Bengal tiger and 28 new species। और जो रॉयल बंगाल टाइगर है इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड। मैं एक बार मैं इस ट्रिक को भूल गया हूँ, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक सिखा दूंगा, वैसे अगर आप लोगों को आती है तो वो बहुत अच्छी बात है, मैं भी सिखा दूंगा। इसमें ना एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, थ्रेटन्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इनके एक ट्रिक है। उस ट्रिक से आपको ना कभी नहीं, किसी का भी नहीं भूलेगा आपको, मतलब आप बिना पढ़े भी बता सकते हैं कि इसका क्या होगा। उसके बाद ये भडल ग्लेशियर पीर पंजाल रेंज में, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये? चंबा। देन उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच। रोहतांग चंबा से पास। चंबा। बस इसका धौलाधार नहीं होना था। भडल ग्लेशियर का। सर वो कांगड़ा तो धौलाधार है बेसिकली, पीर पंजाल तो चंबा में चली जाती है और ये कांगड़ा में है। सर मेरे को आइडिया नहीं है इसका, टू बी ऑनेस्ट, बट मुझे नहीं ये नहीं सर, ये बद्दल और तंत्र की ग्लेशियर जो है ये चंबा में ही है। चंबा ये में। पीर पंजाल में आएंगे सर। बद्दल और तंतगिरी है ना सर, ये जो आगे रावी में मिलती हैं जाके, हाँ जी। नदियां निकलती हैं दो यहाँ से। ट्रिब्यूटरी भी है ना बट ये इसकी। तो सर बट ये आगे जाके
यस सर, ये रावी हाँ जी। की ट्रिब्यूटरीज है नहीं, बैरा सियोड़ होगी, हाँ तो ये उधर तो फिर ये पीर, मेरे को ये पता है कि ये पीर पंजाल में आता है, ठीक है ना, इसलिए मैंने बैरा और डिस्ट्रिक्ट सियोड़, आप लोगों से पूछी। तो वो इन दो ग्लेशियर से नहीं, चंबा में। इसके बाद है ये सर ये चंबा में ही है सर, बद्दल और दो ग्लेशियर हैं, बद्दल तंतगिरी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है रोहतांग पास इज बिटवीन, किसके बीच में रोहतांग पास का कांगड़ा कुल्लू आ रखा है यहाँ, रोहतांग पास किसके बीच में है? मनाली और लाहौल की, हाँ जी। रोहतांग पास जो है वो कनेक्ट करता है, एक तरफ कुल्लू होता है मनाली और लाहौल दूसरी के साइड बीच में। लाहौल एंड स्पीति वैली। देन उसके बाद ये साइलेंट वैली वाला है, केरला में है ये, और मधुमलाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने मलाई मलाई है ना ये सब तमिलनाडु वाले हैं, याद रखना। ओजोन होल, ओजोन का फॉर्मूला है O3। ओजोन दो तरह की होती है, एक होती है गुड ओजोन और एक होती है बैड ओजोन। गुड ओजोन कौन सी लेयर में होती है? स्टार्ट हो। ठीक है। एक क्वेश्चन और, ओजोन होल प्राइमरी पोल्यूटेंट है या सेकेंडरी पोल्यूटेंट है? पढ़े आपने प्राइमरी और सेकेंडरी? सेकेंडरी होगा सर। हाँ, क्योंकि ये रिएक्शन करके बनता है एटमॉस्फेयर में। ब्लैक कार्बन भी सेकेंडरी है, याद रखना, ब्लैक कार्बन भी सेकेंडरी है, और प्राइमरी सेकेंडरी पोल्यूटेंट करके भी क्वेश्चन बन जाता है एक बार। देन उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये बना है 1959 में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन से ईयर में बना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, किसी को याद है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में बना है दाओस में। देन सैफरन कल्टीवेशन, सैफरन का कौन सा पार्ट स्टिग्मा जो है वो यूज किया जाता है? सैफरन कल्टीवेशन जम्मू कश्मीर में होती है, एक पर्टिकुलर रीजन है जहां पर ये होती है, उस रीजन को किस नाम से जाना जाता है? करेवाज। ग्लेकल क्ले है, बहुत फेमस है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसका वीरांगना दुर्गावती, जो ये टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पर है? ये सर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश, नाइस। देन उसके बाद 96 क्वेश्चन ये आता है आपका, ग्रीन वॉशिंग, किसी ग्रीन वॉशिंग से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको पढ़ लेना, ये इसको कंसेप्ट को भी क्लियर कर लेना, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद ये हर्बिसाइड है, इसका आंसर डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट रिलीज करता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इंपॉर्टेंट। देन उसका नेक्स्ट है 99th क्वेश्चन है, 199, पोबितारो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वेस्ट बंगाल में है, और ये साउदर्न बैंक में नहीं है ब्रह्मपुत्र के, ये थोड़ा सा कंसेप्ट, ये जो पोबितारो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये वेस्ट बंगाल में नहीं है, सॉरी, इट इज़ इन आसाम, ये आसाम में है, ठीक है, और ये साउदर्न बैंक पे है ब्रह्मपुत्र रिवर के। देन उसका लास्ट क्वेश्चन है 200 क्वेश्चन, कि दीवार आइलैंड इज अ फेमस आइलैंड ऑन द मंदोवी रिवर इन गोवा, और मंदोवी जो है वो डिस्प्यूट भी है गोवा कर्नाटका के बीच में। इसके बाद नेत्रानी इज अ स्मॉल आइलैंड ऑफ इंडिया लोकेटेड इन द अरेबियन सी, तो आइलैंड्स याद कर सकते हैं सारे के सारे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे 200 क्वेश्चन और हमारा टेस्ट 5।